नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार ने आज शुरुआत तो शांत की थी, लेकिन उसके बाद क्या बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। करीब 125 अंक ऊपर है निफ्टी, 24,135 पर कर रहा कारोबार। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों की मजबूती निफ्टी बैंक में है। सेंसेक्स से 450 अंक ऊपर। तीनों के तीनों इंडेक्स की बात करें तो आधे % के आसपास की मजबूती है। और आज की अच्छी बात यह है कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी पूरी तरह से तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। एनएसई पर है 724 शेयर लाल निशान में और उसके मुकाबले करीब 1800 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। आज आईटी शेयरों से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। अगर आप टॉप 10 शेयर देखेंगे तो उसमें 6-7 तो आईटी वाले ही होंगे। टेक महिंद्रा लीड कर रहा है, लेकिन पावर में थोड़ी सी कमजोरी है। एनटीपीसी टॉप लूजर है और एनर्जी पैक अगर आप देखेंगे तो आज आपको उसमें ओएनजीसी भी कमजोरी दिखाता हुआ दिखेगा। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी कमजोर हैं। एसबीआई, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक ये आज आधे % के आसपास की नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगला 1 घंटा या यूं कहे कि आखिरी 1 घंटा बाजार का कैसा होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या 24,100 के आसपास आपको नई खरीदारी करनी है या नहीं, ये भी समझेंगे। और स्टॉक्स के जितने भी मौके होंगे ट्रेड के जरिए, स्टॉक्स न्यूज़ के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए, वो भी अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम एक एक करके आपके सामने रखते जाएंगे और आपकी बिल्कुल पक्की वाली रणनीति हम बनाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 1 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। मार्केट एट 3 होगा 3 बजे, यानी कि बाजार खुलने के बाद खबरों का पूरा लेखा जोखा और एक्शन आपके सामने रखेंगे। 3:15 बजे बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड होगा, लेकिन उसके पहले खबर घर में हमारा खास सेगमेंट होता है 3:05 पर, जिसमें हम डीलिंग रूम में क्या हलचल चल रही है, किस शेयर को लेकर चर्चाएं हैं, खबरों का बाजार गर्म है, ये सब कुछ आपके सामने हम लेकर आते हैं। और आखिर में इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर, जहां पर कल के लिए बाजार में ट्रिगर्स क्या बनेंगे ये हम ये जानेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो निफ्टी है 24,130 के आसपास, करीब 125 अंकों के आसपास की मजबूती इस वक्त में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों पर है और 200 अंकों पर इसलिए है क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट मिल रहा है। आज बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड सा माहौल है। सीएलएसई की रिपोर्ट आई थी आईटी को लेकर और इसके चलते तेजी बन रही है। विप्रो आप देखिए 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। बाकी स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो वायदा में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर 6% की तेजी है, जिसमें कि परसिस्टेंट का भी जिक्र करना चाहेंगे। इसके अलावा ओरेकल के शेयर में 4% के आसपास की तेजी है। बिरला सॉफ्ट में 4% के आसपास की तेजी है। तो आज आईटी मिड कैप हो लार्ज कैप चौतरफा आपको रैली दिखेगी। स्पिनिंग, फर्टिलाइजर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर बढ़िया हम तेज़ी देख रहे हैं। नितिन स्पिनर्स हो गया या फिर इसके अलावा इंडो काउंट हो गया, ये तमाम शेयरों में बढ़िया वाली तेज़ी दिख रही है। फर्टिलाइजर शेयर आज फिर से चल रहे हैं, मानसून वाला कहीं ना कहीं प्ले है। और चूँकि साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, मानसून की प्रेजेंस अब हर जगह हो गई है, इसके चलते भी ये शेयर मजबूत हो रहे हैं। सरकारी बैंक आज प्रेशर में है, एनर्जी शेयर थोड़े से प्रेशर में है, पावर समेत, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। और इसके अलावा फार्मा शेयरों पर आज हमें दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स पर ही आज आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल सत्र ठीक ठाक है। जहां से शुरुआत हुई थी 23,992 पर, वहां से अगर आप देखेंगे तो 125 अंकों से ज़्यादा बाजार चल चुका है। 24,152 का आज का हाई बनाया, उसके आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है बाजार और रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा ही दूर है। डिम्पी, बढ़िया मोमेंटम आज फिर से, हफ्ते की बेहतरीन शुरुआत। अगला 1 घंटा लगता है बाजार सस्टेन कर लेगा अपने आप को इसी लेवल के आसपास। देखिए, सस्टेन करे या ना भी करे तब भी मार्केट के अंदर ऐसे ही कारोबार होना था और ऐसे ही हो रहा है। सुबह अगर आप हमको गौर से सुन रहे हो तो हमने तब भी आपके सामने बात की थी विद द हेल्प ऑफ डाटा। हाँ, हमारा इसमें से अपना कोई योगदान नहीं होता। उस डाटा से ये साफ क्लियर होता कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होने के लिए जा रहा है और 200 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा। हमने सुबह आपको जब 24,000 पे आप खड़े थे यानी कि बंद थे, तो आपके सामने यही बात रखी कि 23,800 और 24,200 आपके लिए मैक्सिमम होगा। अगर आज आप निफ्टी का हाई चेक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि निफ्टी का हाई है 24,192 का, यानी कि 24,200 भी नहीं लगा। आज आप निफ्टी का लो चेक कीजिए 23,992 का, यानी कि जहाँ पे खुला वही इसका आज का लो था। तो ये टेक्निकल्स का बहुत बेसिक सा रूल है कि जहाँ पे आप खुलते हो और जो आपका हाई बन गया, दिन भर की रेंज वही है, उसका रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ही मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देगा। फिलहाल आज का लो और आज का हाई
माफ कीजिए, आज का ओपन और आज का लो एक ही बराबर था, तो आज बेस बना हुआ था, बस थोड़ा चला मार्केट और ऊपर आया। लेकिन मैं एक पॉइंट और बोल दूं, मेरे को अभी भी 100% कन्विक्शन नहीं आ रहा बाजार के अंदर कि बाजार जिस जगह पे खड़ा है। मैं फिर भी बोलूँगा कि 150 पॉइंट आपके इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि आप प्रॉफिट बुकिंग सेकेंड डे आपकी कंटिन्यू नहीं हुई है, इसलिए अच्छा फर्स्ट डे भी नहीं हुई थी, फ्राइडे पे भी मैं भी ऐसे सोच रहा था कि निफ्टी का स्पॉट टूटा तो फ्यूचर भी नीचे होगा। कई बार मैं फ्यूचर नहीं भी देखता, लेकिन जब मैंने फ्यूचर्स को देखा तो हरे निशान में थे, बकायदा वो तो गए ही नहीं, लाल निशान में थे। तो मैं बोलूँगा कि अभी तक तो प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं आई मार्केट के अंदर। और एक रेंज का एक और पॉइंट मेरे को आज फिर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग शाम को जब नंबर आएंगे तो घटी हुई नहीं आएगी। आप देखेंगे 82% पे लॉन्ग था, 82% का नंबर ही आएगा, या तो इक्का दुक्का आधा परसेंट ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। वो साफ इसलिए देख के लग रहा है कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट के दो बड़े शेयर्स हैं, रिलायंस और एचडीएफसी, आज एचडीएफसी ने मार्केट के अंदर प्ले अपना करना शुरू कर दिया फिर से। और एक और क्रिटिकल पॉइंट बताता हूँ एचडीएफसी का, 1713 1720 की रेंज एक बार एचडीएफसी पार कर जाएगा ना, तो फिर इसको नीचे लाना भी भारी हो जाएगा, फिर आएगा भी नहीं नीचे, फिर ये नई जर्नी पे चला जाएगा और हो सकता है ये मार्केट को ड्रैग करता हुआ भी ले जाए। इस अच्छा एक और पॉइंट, ये जो 1720 वाला आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, एक बार का रेजिस्टेंस नहीं है, ये मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस है। और जब ब्रेक होता है ना, फिर बहुत खतरनाक तरीके से ब्रेक होता है। इसकी अगर आपको एक मिरर इमेज देखनी हो ना, वाले एग्जांपल बताओ सर, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ हुआ है। आप गेल का शेयर चेक करना, गेल 117 120 पे आके जिस तरह से रुकता था ना, उसके बाद का जो ब्रेकआउट गेल का हुआ है, कुछ कुछ वैसे एचडीएफसी का भी हो सकता है, बट 1720 के बाद होने के बाद वहाँ से गेल करीब 100 रुपया चला हुआ है, 120 से 220 हो गया। अगर एचडीएफसी भी उसी तर्ज पे चलने पर आ गया तो सोचिए बैंक निफ्टी कहाँ पहुँच सकता है। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिएगा, एग्रेसिव होकर शॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, हमने तो लिटरली मना कर रखा आपको। हाँ, बट बाय करते समय रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कुछ डिप आना चाहिए। अभी जो 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे ना, वो भी हो सकता है आपके साथ यही बाय करें कि भाई थोड़ा डिप आ जाए ना तब आप प्लस कर लेना, या थोड़ा कूल ऑफ मिल जाए तब आप नंबर ऑफ क्वांटिटी अपनी शेयर्स को बढ़ा भी पाओगे। ध्वनि पटेल, सोनी पटनायक, श्रीकांत चौहान, 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगले 1 घंटा इन 3 मेहमानों के साथ हम रहेंगे और कोशिश करेंगे बाजार के अंदर जो भी उठापटक हो रही है या जो भी उसका ट्रेंड वगैरह बन रहा है वो सब आपके सामने क्लियरली रखें, साफ़ सुथरे तरीके से रखें, और जहाँ जहाँ अच्छे ट्रेड है वो सब आपके सामने रखें। ये तीनों मेहमान पहले भी कई बार क्लोजिंग शो में आ चुके हैं और दिन भर में कई बार 18 ऑफ स्वदेश के प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और आपको पता है कि श्रीकांत जी का काफ़ी अच्छा पैटर्न है मोमेंटम वाले शेयर्स को पकड़ना, और जब तक पूरे मुकाम पे ना पहुंच जाए अच्छे से उन शेयर्स को पकड़ते हैं। ध्वनि पटेल का ब्रेकआउट शेयर सिलेक्शंस काफ़ी अच्छा है और सोनी पटनायक का डेरिवेटिव और टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हर मेहमान की अपनी अपनी खूबसूरती है और जिस खूबसूरती के दम पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से शेयर्स मिल जाएंगे। छोटे मोटे हम भी अपनी तरफ से देखते रुकते कुछ रहते हैं, तो वो भी हम भी आपकी तरफ रखने की कोशिश करूँगा, और मेहमान जैसे उसको सर्टिफाइड कर देंगे और सब कुछ आपके सामने आएगा। निफ्टी 127 पॉइंट की बढ़त के साथ है। एक काम करते हैं, पहले जरा सोनी पटनायक से उनका एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। सोनी, जिस डिप के हम वेट कर रहे हैं, डिप मार्केट दे नहीं रहा है। एथिकली फ्राइडे को स्पॉट नीचे था बट फ्यूचर्स नीचे नहीं थे, और बैंक निफ्टी भी जितना टूटना चाहिए उतना टूटा नहीं है। आज मार्केट ने उस डैमेज को भी फिर से कंट्रोल कर लिया और काफ़ी हद तक वो जो गैप था उसको भी फिल कर दिया, एक ही दिन में कर रहा है इनफैक्ट। तो आप जरा बताइए आपका टेक क्या है मार्केट पे, डिप आएगा भी या फिर यहीं से पकड़ना शुरू करें? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मेरे ख्याल से डिप अभी आना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज जो रोल ओवर्स हुए हैं जून से जुलाई सीरीज, वो लॉन्ग रोल ओवर्स के तरफ हुए हैं निफ्टी के लिए स्पेशली। सो यहाँ पे निफ्टी पे 24,000 का एक अच्छा सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे बन गया है। एक रेंज बन सकता है, अगर 24,000 को ब्रेक करता है तो 23,800 से 24,200 का रेंज बन सकता है। बट जो क्लोजिंग आ रही है वो फ्राइडे को भी जब टूटा, क्लोजिंग 24,000 के ऊपर ही था। सो यहाँ पे 24,000 सपोर्ट ऑन क्लोजिंग बेसिस काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है, और जितना वो 24,000 के ऊपर सस्टेन करते रहेगा, पुट राइटर्स वहां पे उतने कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। कहीं पे कुछ कुछ पैरामीटर्स ओवरबॉट की तरफ जा रहे हैं, बट सारे पैरामीटर्स एक साथ ओवरबॉट में भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे 24,000 सपोर्ट के साथ होल्ड करना चाहिए। निफ्टी एक बार 24,500 की तरफ टेस्ट करने की कोशिश करेगा, मेरे उसके बाद ही शायद आपको कोई भी हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन मोड नजर आ सकता है। बट अभी के लिए वो साइंस ऑफ एग्जॉशन नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा बेटर रहेगा अगर किसी को इंडिसेस में इस लेवल पे रिस्क नहीं लेना है। बट ऑलरेडी जो लेकर रखे 24,000 पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कर सकता है।
स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की सलाह है। कोई भी जो गेंस हैं बाजार में उसको शेड करने के, उसको गंवाने के मूड में नहीं है। और हालांकि एक रिस्क है उस बीच में कि एफआईज जब 83% लॉन्ग होल्डिंग पे जब ये बैठे हुए हैं, क्या वो भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे? लेकिन देखते हैं आगे बाजार की चाल क्या होती है और किस तरह से रुख बदलता है एफआईज का। लेकिन चलिए फटाफट अब अपने एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि आपके लिए आखिरी के 1 घंटे में ट्रेड के बेहतरीन मौके, पैसे कमाने के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत श्रीकांत जी आपसे करेंगे। बताइए आपके सौदे कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में वैसे देखा जाए तो कई सारे थीम्स चल रहे हैं। जैसे कि सीमेंट में काफी हलचल चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्विजिशन या टेक ओवर का काम चल रहा है। या तो अगर आप देखिए तो ऑयल एंड गैस में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, वहां पे तेजी बनी है। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी मुझे लगता है कि बजट के पहले कुछ ना कुछ बड़ी हरकत हमें देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है इन तीनों सेक्टर में से कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टॉक हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आने वाले इस 15-20 दिनों में, एटलीस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट। तो वहां से ही मैंने कुछ स्टॉक चुने हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई बढ़िया कोई कैंडिडेट अगर उभर के आ रहा है तो वो है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना है। एक बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद एक करेक्शन हुआ है और उस करेक्शन के बाद वापस इसमें तेजी बन रही है। तो करंट लेवल से अगर आरसीएफ खरीदना है तो 184 का स्टॉप लॉस रखें। 195 196 के करीब चल रहा है अभिषेक जी अभी ये। और यहाँ पे अगर तेजी बनती है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार अपने 225 230 के लेवल्स को छू सकता है। काफी हाई बीटा स्टॉक है, तो करंट लेवल से इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखें 185 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि सीमेंट स्टॉक्स में काफी मोमेंटम बना हुआ है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक दालमिया भारत करके स्टॉक है जिसे खरीदना चाहिए। अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है। कई दिनों से इसमें लगातार गिरावट बनी थी, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आने के बाद इसमें एक हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है। करंट लेवल से दालमिया भारत को अगर खरीदना है तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1770 का, यानी लगभग 80-70 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 2000 से लेकर 2050 के। तो दालमिया भारत के साथ साथ आरसीएफ को लॉन्ग करके चले। ठीक है, आरसीएफ और डालमिया भारत, ये टेक्निकल नज़रिए से ये दो स्टॉक। हालांकि सीमेंट को लेकर हो सकता है कि जो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हो ना, उनका थोड़ा सा व्यू अलग है, अलग हो सकता है। क्योंकि जुलाई की जो तिमाही होती है वैसे हम देखते हैं कि सिक्लिकली थोड़ी सी कमज़ोर रहती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, रियल एस्टेट में घर वर बनाने की एक्टिविटी थोड़ी सी थम सी जाती है इसके चलते। हालांकि अगर हम पिछले महीने देखेंगे, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये 10% स्टॉक चले हैं, बहुत अच्छे रफ्तार से चले हैं। डालमिया भारत, इसका भी स्ट्रक्चर टेक्निकली अच्छा लग रहा है और इसके लिए श्रीकांत जी के रडार पर ये शेयर आए हैं 1930 और 2050 रुपए के भाव के लिए। और आरसीएफ का टारगेट होगा 198 रुपये। थोड़ा सा लंबा अगर टारगेट लेंगे 250 रुपये तक भी जाने का दमखम ये शेयर रखता है। तो ट्रेंड वाला भी एक स्टॉक आपके सामने, दोनों ही ट्रेंड वाला, इनफैक्ट सीमेंट भी चल रहे हैं और फर्टिलाइजर में भी हम तेजी देख रहे हैं। ध्वनि, आप बताइए आपने क्या चुना है, क्या आइडेंटिफाई किया है बाजार में ट्रेड करने के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे 2 स्टॉक पिक्स है। सबसे पहला पिक जो यहाँ पे है वो अवंती फीड्स के अंदर है। अवंती फीड का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो जनवरी में के बाद से स्टॉक ने यहाँ पे 590 का एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, जिसे ब्रेक करके अब वो एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी से हमें वापस बुलिश साइड के एक स्विंग मूव्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल से आप अवंती फीड्स को प्लस कर सकते हैं। आपका टारगेट ऊपर 685 का रहेगा, स्टॉप लॉस 590 का आपको मेंटेन करके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है वो है पीवीआर आइनॉक्स का। पीवीआर आइनॉक्स का भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है ऑन द बुलिश साइड। स्टॉक ने यहाँ पे अगर हम देखें तो दिसंबर 23 में अपनी 200 पीरियड की जो ईएमए होती है उसको नीचे की तरफ क्रॉस करा था और आज की सत्र में हमें देखने मिल रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट स्टॉक यहाँ पे उन्हीं लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रीच कर रहा है। तो स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर वापस से चल रहा है। तो आपको यहाँ पे इसको प्लस करना है, ऊपर 1600 1640 तक का यहाँ पे टारगेट बनता है।
स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 1458 का लेके चलना है। ठीक है, अवंती फीड्स और पीवीआर आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स चल रहा है क्योंकि जो मूवी जो रिलीज़ हुई है प्रभास की कल की, वर्ल्ड वाइड अब तक जो कलेक्शन रहा है करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास का रहा है और अच्छी फिल्म बताई जा रही है। ध्वनि, आपने पिक्चर देख ली है क्या? जी नहीं अभिषेक जी, अभी टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है, काफी वेटिंग में चल रहे हैं और यहाँ पे तेलुगु और अच्छा, लोकल लैंग्वेजेस में भी काफी अवेलेबल है स्लॉट्स। तो हिंदी की यहाँ पे टिकट्स के लिए थोड़ी सी मारामारी है, बट हाँ डेफिनेटली जैसे ही जल्दी मिले देखने का प्लान डेफिनेटली है उसका। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 शेयर पीवीआर आइनॉक्स, हिंदी में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है कल्कि ने। देखते हैं आगे किस तरह का ट्रैक्शन आता है। लेकिन आखिर में सोनी आपके पास आएंगे, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? बाकी हमारे 2 एक्सपर्ट श्रीकांत जी के, ध्वनि के तो बिल्कुल बाजार में आज का फलसफा यही लग रहा है कि ट्रेंड इज फ्रेंड वाला। क्या अभी ट्रेंड के साथ जाएंगे या फिर कुछ और आपने खोजा है बाजार में? अभिषेक जी, यहाँ पे पहला मेरा पिक रहेगा गुजरात गैस लिमिटेड में। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं, CMP 638 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 624 का, टारगेट रहेगा 655 660 का। गुजरात गैस में एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है चार्ट्स पे। कुछ दिन पहले उसने एक लो हाई मारा था 640 के अराउंड, तो उस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करते हुए वो ब्रेकआउट आ रहा है वहां पे। सो एक फ्रेश ब्रेकआउट है। RSI काफी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है और यहाँ पे ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी 620 के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। सो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव लग रहा है चार्ट्स पे, टुवर्ड 655 660 रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो ये पहला पिक। दूसरा पिक रहेगा टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में फ्राइडे से हम देख रहे हैं कि 980 की पुट ऑप्शन में बहुत अग्रेसिव राइटिंग हो रही थी। सो वो पहला इंडिकेशन था कि एक अच्छा सपोर्ट है। आज भी अगर हम देखेंगे तो टुवर्ड्स 990 985 के रेंज को एक बार टेस्ट किया है, वहां से बाउंस किया है, दोबारा 1000 के ऊपर अभी क्रॉस किया है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट टाटा मोटर्स में आ गया है अबव 1000। फ्यूचर्स में आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट यहाँ पे रहेगा 1030 1035 का। ठीक है, डन। तो टाटा मोटर्स, गुजरात गैस, ये कुछ एक और स्टॉक्स हैं जो सोनी पटनायक की तरफ से आपको दिए गए हैं। सभी विमानों के ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं। अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक काम करेंगे, ना केवल ऑप्शंस का ट्रेड, जल्दी जल्दी उनसे ये भी पता कर लेंगे उनके अपडेट्स क्या हैं। बहुत सारे शेयर्स उन्होंने दिए थे, अपडेट का भी आइडिया ले लेंगे। लगाइए जरा फ़ोन और मिलाइए अंशुल जैन को। नमस्ते अंशुल जी, बताइए एक तो ऑप्शंस का ट्रेड और जल्दी जल्दी कोई अपडेट हो तो वो भी बता दीजिएगा सर। आपके शेयर काफ़ी रहते हैं हमारे पास सिस्टम में। नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार अभिषेक जी। अपडेट से स्टार्ट करूंगा। लास्ट वीक में SMS फार्मा दिया था, वो अपने बाई प्राइस से 10% ऊपर आ चुका है। वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फ्राइडे को ओपनिंग ट्रेड में IEX, टाटा मोटर और बीसॉफ्ट दिया था, वहां पे टारगेट डन हो गए हैं। और ओपनिंग शुरू के कॉल में गेल और इंडस टावर दिया था, वहां भी टारगेट डन हो चुके हैं। तो इन सब में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। आज के लिए फ्रेश रहेगा ACC में 94 डेज का एक बेस ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में और बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। तो इसमें एट द मनी का कॉल बाय करना चाहिए 2740 का। जब ग्राफिक्स बन रहा था तब मैंने दिया था 100 रुपए का, अभी 118 चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज होके 85 का हो जाएगा और टारगेट अब रिवाइज कर लेना चाहिए ऊपर में 175 का। तो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। 80-85 के अराउंड का स्टॉप लॉस आएगा और ऊपर में 175 रुपए का टारगेट रहेगा। रिस्क लगभग 7500 की रहेगी और रिवॉर्ड 15000 के प्लस का रहेगा। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा इसमें। ACC 2740 का कॉल बाय करना है। 2740 की कॉल बाय करनी है। इसके अंदर जो थोड़े से चेंजेस किए हैं वो प्रोड्यूसर साहब ने अभी कर दिए आपके सामने। देखिए, थोड़ा स्मार्ट हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने 75 से सीधा 85 का एक स्टॉप दे दिया और जो पहले 150 का टारगेट था 175 कर दिया, क्योंकि शेयर थोड़ा चला हुआ है। प्रोड्यूसर साहब एक और छोटा पॉइंट आप कर दो, ये जो 100 लिखा है ना, इसको 118 कर दो।
तब ये रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी 100 था, अब भी 100 मत डालो, उसको 118 डाल दो, क्योंकि सामने सामने में पकड़ा जाने वाला कॉल है। अभी का भाव 118 चल रहा है, जैसे अंशुल बता रहे हैं हमको 27.40 की स्ट्राइक वाली कॉल है। एक और चीज़, स्टॉक की कॉल्स होती हैं, महीना भर आप इसको रखते हैं, आप इसको मार्केट डाल के मत लेना, रेट डाल के लेना, ठीक है। कई बार वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या 2, 5, 10 रुपये का भी फर्क पड़ जाता है कई बार, ठीक है जी। तो ये आपके लिए मोटा मोटी ट्रेड हो गया। अंशुल ने आपको अपडेट भी दे दिया। छोटा सा ब्रेक के बाद 2-4 शेयर मैंने ढूंढ रखे हैं आपके लिए जो बढ़िया चलेंगे। एक तो चल ही रहा है, सुबह सुबह हमने आपको नोटिस करवा दिया था, वो भी बताऊंगा, और एक नया शेयर और भी ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, वो भी आपके सामने रखूँगा। इंडाइसिस पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट पे कैलकुलेटेड है, इसलिए वो अपनी मर्यादा को शायद नहीं तोड़ेंगे और इसी मर्यादा के अंदर फिलहाल तो काम करते हुए दिख रहे हैं। भले डेज हाई है डेज लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट रेजिस्टेंस का और 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट का लेवल है। फिलहाल अभी 132 पॉइंट ही वो ऊपर है। हमने सुबह आपको 2-4 शेयर नोटिस कराया था, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने सुबह आपको SRF के बारे में जिक्र किया था। प्रशांत सावंत से हमने पता किया था और हमारा मानना था कि बढ़िया चलेगा। एक बार दिखाइए SRF, अब बाकायदा डेज हाई पे आके कामकाज करते हुए 31 रुपये पर है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अभी ये चला ही नहीं, अभी ये चलने पे आया तो 2600 का हो जाएगा। और सुबह हम आपको ध्यान है हमने 30 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया था और आपको 26 रुपये का टारगेट दिया था, वो 30 अभी 65 रुपये ऊपर हो चुका है। श्रीकांत सर जरा ये मेरे को बताइए, मेरा टारगेट 2600 का है इस पूरे मंथ के अंदर। मेरे को लगता है बजट से पहले ये केमिकल और फर्टिलाइजर वाले शेयर बढ़िया करेंगे। RCF तो आपने भी दिया है। SRF 2600 का टारगेट है, 2400 का स्टॉप लॉस है, लगा रखा था, थोड़ा ट्रेल कर सकता हूँ ऊपर कि 2400 का ही लगा के बैठा रहूँ? बिल्कुल। तो देखिए डिम्पी जी, आप कई बार ऐसे स्टॉक पकड़ते हो कि जहां पे कोई ना कोई टेक्निकल पैटर्न होता है या तो कुछ ना कुछ एक मोमेंटम बना हुआ रहता है और आप बराबर से सही से पकड़ लेते हो। इनफैक्ट SRF मेरी एक मैं थर्ड चॉइस थी जिसे मैं शायद आज इंक्लूड करता मेरे टॉप कॉल्स में, लेकिन मैंने RCF को किया और आपने भी हाँ ठीक है, बात छेड़ दी SRF की। प्रकाश का जब लिंक लेंगे ना तब। तो यहाँ पे अगर SRF की बात करें तो मुझे यही लग रहा है कि करंटली ये स्टॉक एक रेंज के अंदर रखा हुआ है, बिकॉज लास्ट 2-3 दिन से 2470 में कुछ उसमें बिकवाली आ रही है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन यही सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक 2600 के करीब जा सकता है। तो जैसे आपने कहा 2400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, करंट लेवल से भी खरीदना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो मुझे लगता है कि एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है जिसका जो अभी इलेक्शन के नंबर्स के बाद जो लोअर लेवल्स आने चाहिए थे वो लेवल्स आ चुके हैं और उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है और 2600 का टारगेट रखा जा सकता है। डन, 2400 का रखो स्टॉप लॉस, 2600 तक का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी जस्टिफाइड है 30 रुपये चलने के बावजूद। सुबह तो 30 रुपये भी नहीं चले हुए थे, ये फ्लैट था। और अच्छी बात यह है कि जो शेयर हमने मोटा मोटी देखा वो श्रीकांत सर की नज़र में भी है, तो इससे हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि जो हम समझ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, वो एटलीस्ट गेस्ट की भी नज़र में रहता है, तो हमारे को भी पता लगता है कि हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक ऑल्सो। एक शेयर मैंने और भी निकाला है, मैं सोनी पटनायक से पता करूंगा, आई थिंक सोनी भी बहुत अच्छे से बता पाएंगी। सोनी एक कैश का शेयर है, उस शेयर का नाम है हैथवे केबल्स। ये शेयर अभी 21 रुपये 80 पैसे के आसपास का चल रहा है। आप इसका चार्ट देखना डेली का, मैंने अपनी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता किसी वजह से, मेरा टर्मिनल आज आपकी स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, बट इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रखा है 20 रुपये का। और अभी शेयर कोई बहुत महंगा नहीं है, 21 रुपये 87 पैसे है। चलने पर आया तो पहला टारगेट 27 रुपये है, तो आने को 6-7 रुपये आ सकते हैं और जाने को सिर्फ 1-1.5 रुपये आई है। रेशो अच्छा है, आपको बताना है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। डिम्पी जी, यहाँ पे स्टॉक लास्ट 2 डेज से 50 EMA के ऊपर क्लोज देता है, बेस बनाया हुआ है टुवर्ड्स, बट 21.4 21.2 रेंज को होल्ड करते हुए क्लोजिंग उसकी 50 EMA के ऊपर आ रही है, यानी कि 21.6 के ऊपर। तो जब तक क्लोजिंग 21.6 के ऊपर है, टेक्निकली यहाँ से एक अपसाइड यहाँ 22.4 22.6 को टेस्ट कर सकता है, बट बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं है, बिकॉज इमीडिएटली उसके ऊपर फिर 23.3 पे रेजिस्टेंस है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस है जहां से नजर आ रहा है
सो इसको अल्टीमेटली एक 23.3 23.4 रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आपको फ्रेश अपसाइड नजर आ सकता है टुवर्ड्स 25.8 26 के रेंज पे। सो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो एक बार थोड़ा इसमें वेट एंड वॉच कीजिए। अगर कोई लेकर रखे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, सो 21.6 क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड कर सकता है। या ले रखा तो होल्ड करें, थोड़ा सा और चलने दें, उसके बाद ये शेयर पक जाएगा। हालांकि मेरा अपना मानना है कि ये जल्दी ही काम भी पूरा कर देगा, और जब भी होगा तो ज़रूर हम सोनी पटनायक से वापस भी इसके बारे में ज़रूर पता करेंगे। तो फिलहाल होल्ड हैथवे केवल जिनके पास है 20-30 पैसे नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके बैठ जाएं। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम अविनाश सर से बातचीत करेंगे। विंडोज़ में मेरे को दिख रहे हैं अविनाश सर, बस मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। एक्चुअली ना एक पावर से जुड़ी हुई एक अहम खबर है, हमारे रिपोर्टर प्रकाश प्रियदर्शी ने वो तैयार कर ली है। वो जैसी खबर मेरे को मिल जाएगी मैं उनको जोड़ के फिर आपसे एक टेक लूँगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ सर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन एक रेंज में ही है। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी कुछ खास चर्निंग नहीं हो रही है। आईटी स्टॉक्स की आज लीड कर रहे हैं, बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। और पावर में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी कमजोरी है। बैंकिंग शेयर भी चुनिंदा ही आज ऊपर है, जिसमें कि HDFC बैंक का भी नाम शामिल है। निफ्टी 125 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें 200 अंक ऊपर है। एक बड़ी खबर आ रही है बजट से जुड़ी हुई, बजट की एक्सक्लूसिव, कि सरकार बजट में पावर सेक्टर के लिए नई स्कीम का ऐलान कर सकती है। क्या स्कीम हो सकती है, किसके लिए होगी, इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए, स्कीम क्या होगी और इससे फ़ायदा किसको होगा? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में पावर सेक्टर के लिए एक नए स्कीम की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस स्कीम का नाम होगा जनमन, और इसका मकसद ये है कि देश भर में ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि अभी तक जिनका कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के दायरे में वो नहीं आए हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। और इसी मकसद से इस स्कीम की घोषणा की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रस्ताव तैयार किया है और वित्त मंत्रालय को भेजा है। सूत्र हमें बता रहे हैं करीब 5 लाख ऐसे घर हैं जिनकी पहचान की गई है, जो कि अभी भी जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। यानी कि उनको किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का फ़ायदा मिले, उनके घरों में बिजली सप्लाई की जाए, उसके लिए नेटवर्क अभी भी उनको नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है। लिहाजा उसके लिए रणनीति तैयार की गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस स्कीम के तहत करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो उपलब्ध करा सकती है। REC जो है इसके लिए बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हो सकती है, क्योंकि वो नोडल एजेंसी है। इसके अलावा खासकर इस स्कीम के तहत अगर आप देखें तो जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा जो संख्या है वो इन्हीं की है जहां पर कि अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का फ़ायदा नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट्स देखें तो इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं वो मुख्य रूप से शामिल हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार जो है डिस्कॉम्स को एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस का फ़ायदा दे सकती है अगर वो अपना ओवरऑल AT&C लॉसेस घटाकर 15% से नीचे ले जाते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो जो जनजातीय इलाके हैं, जो ट्राइबल इलाके हैं इन 3 राज्यों के, राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश, उनको बेसिकली टारगेट करके मुख्यतः पहले उनसे शुरुआत होगी और ये विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने की बातचीत हो रही है डिस्कॉम्स को, ताकि उनका जो AT&T जो लॉस है उसको कम किया जा सके। तो ये भी एक वेलकम स्टेप होगा। हमारे साथ बाजार के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश गोरशकर भी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो इस साल गर्मियों में मतलब इस तरह की तैयारी हमने पहले देखी नहीं। तो मैसेज भी साफ है कि नहीं, सरकार का पूरा फोकस है। और देखिए, खबर आ रही कि बजट में भी एक बढ़िया स्कीम का ऐलान हो सकता है। आप सेक्टर को सर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर इंफ्रा हो गया, तमाम चीज़ें हैं। आपको कौन सा खेमा सबसे ज़्यादा पसंद है? और अगर इसमें से कोई शेयर भी आपको ठीक लग रहा हो इस लेवल से भी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वही बताइएगा सर।
देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो तीन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर हम जनरेशन की बात करें तो देखिए सारी जनरेटिंग कंपनीज अभी पीक कैपेसिटी पे चल रही है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड काफी बढ़ गया है। प्लस सप्लाई इतने सालों से वही का वही था, डिमांड अभी 7-8% से कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। रही बात गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है कि 5 लाख टारगेट मार्केट को इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आरईसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर में जो केईसी इंटरनेशनल है, जो काफी बड़ा प्लेयर है ट्रांसमिशन लाइंस में, देखिए इनका बिजनेस तब बढ़ता है जब पावर जनरेशन बढ़ती है। पावर ट्रांसमिशन एक कंपोनेंट होता है पावर जनरेशन को घर घर को पहुंचाने के लिए। तो केईसी इंटरनेशनल भी मुझे काफी पसंद है। इनफैक्ट इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन इवन ग्लोबल मार्केट्स में इनको अच्छा बिजनेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तीनों कंपोनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एज वेल एज जनरेशन, ये तीनों सेगमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन केईसी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और आरईसी डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आती है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। जैसे कोई बड़े अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं, आपको अच्छी खासी तेजी मेरे ख्याल से देखने को मिलेगी। जो अभी ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्री बजट रैली मार्केट में शुरू हो चुकी है, मार्केट इंतजार कर रहा है कि पावर सेक्टर को लेके कोई बड़े रिफॉर्म्स गवर्नमेंट अनाउंस करे। ठीक है, आरईसी और केईसी ये दो शेयर हैं अविनाश जी को पसंद। केईसी की बात करें तो लास्ट वीक इनको करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर भी मिला था और उसके बाद हमने शेयर में तेजी देखी भी थी। आप फोकस कीजिए, आगे भी ये शेयर मजबूत रहेंगे। लेकिन चलिए हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का वक्त हो गया अब। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 लेकर। गौरव बताइए, बाजार खुलने के बाद कहां पर एक्शन बढ़ा है, क्या खबरें आई हैं? हाँ, तो अगर आज बाजार की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अतुल ऑटोज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपडेट जो है कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिला है। अगर हम जून मंथ की बात करें तो कहीं पे 107% का एक अपटिक देखने को मिला है सेल्स में। अब ये सेल जो है वो 2628 यूनिट्स पे कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। और अगर हम बात करें अप्रैल से जून तक के टाइम की भी, तो वहाँ पे भी 117% का एक अपटिक हमें देखने को मिला है सेल्स में। और इसी के चलते अगर हम शेयर में भी देखें तो 20% का एक अपर सर्किट जो है वो शेयर ने हिट किया है। अगली बात करते हैं आरईसी की, तो यहाँ पे भी हमें एक क्वार्टरली अपडेट मिला है। अगर हम Q1 की बात करें तो डिसबर्समेंट में कहीं पे 27% का ग्रोथ जो है YOY बेसिस पे वो हमें देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ लोन सैंक्शन जो है वहाँ पे भी एक 24% का एक अपटिक देखने को मिला। और इसी के बाद इस शेयर में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एलेम्बिक फार्मा की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही US FDA की तरफ से अप्रूवल मिला है एक बोसुटेनिक बिक करके जो ड्रग है उसके लिए। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि यहाँ पे भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। आगे बात करते हैं विप्रो की, क्योंकि यहाँ पे एक डबल अपग्रेड देखने को मिला है। तो आईटी सेक्टर में जैसे हम बात करें तो एक अच्छा जो एक डबल अपग्रेड है वो काफ़ी समय बाद हमें देखने को मिला CLSA की तरफ से। और अगर हम बात करें विप्रो के बारे में तो उन्होंने ये जो अपग्रेड है वो अंडर परफॉर्म से लेके अभी आउट परफॉर्म की पे किया है विप्रो को। और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 607 रुपीज़ का दिया है, जो कि पहले 431 रुपीज़ का था। क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे हमें आईटी सेक्टर में और इसी के साथ साथ कंपनी में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आखिर में बात करते हैं GRAC की, क्योंकि इस कंपनी को भी एक ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की तरफ से। और इस ऑर्डर का वैल्यू जो है वो 21 मिलियन का होने वाला है। और इसी के चलते अगर हम शेयर में भी बात करें तो कहीं पे 10% का अपर सर्किट जो है वो इस कंपनी ने भी आज हिट करते हुए हमें देखा है। तो खबरों के दम पे और न्यूज़ फ्लोज के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो आज फोकस में रहे हैं। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन आगे जाके भी हमें ये सब स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं और खबरों के दम पर हम यहां पर एक्शन देख रहे हैं। और डिफेंस स्टॉक्स का तो कमाल ही है, मतलब 10% की तेज़ी, कोई खबर आ जाए 10% शेयर टंग जाते हैं और साथ साथ चलते हैं। गार्डन रिच देख लीजिए आप, कोचिन शिपयार्ड देख लीजिए, HAL देख लीजिए, ये सारे के सारे शेयर डिफेंस वाले आपको चलते हुए दिखेंगे। लेकिन चूँकि ऑटो कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं, अतुल ऑटो में 20% का सर्किट तो लग गया है, 20% की ज़बरदस्त तेज़ी। शुक्रवार के सत्र में भी ये शेयर चल रहा था और 750 रुपये के ऊपर का भाव हो गया अतुल ऑटो का। अविनाश जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे। देखिए अब तो खैर सो ट्रेड कर नहीं पाएंगे, खरीद बेच नहीं पाएंगे, लेकिन अतुल ऑटो क्या आपको लगता है कि अभी और चलने का दमखम इसमें बाकी है
दिग्गज निवेशक विजय केडिया का ये स्टॉक है, रफ्तार अच्छी खासी रही है, या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में अब सोचना चाहिए इसमें? से देखिए ये कंपनी की खासियत है कि इसमें अभी भी ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए जगह काफी है। कंपनी के पास काफी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है और हम फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कि जब भी ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट आता है अभिषेक, तब वॉल्यूम जब बहुत तेजी से बढ़ते हैं तब प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका असर बहुत दुगना आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए जिन्होंने पहले खरीदा है वो होल्ड करे, अभी फ्रेश खरीदारी ना करे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि थ्री व्हीलर मार्केट अच्छी तरह से तेजी में आ गया है और इस कंपनी को फायदा ये है कि काफी बड़ी कैपेसिटी इनके पास ऑलरेडी है, जो ऐसे तेजी के टाइम पे ऑब्वियसली ये कैपिटलाइज कर पाएंगे। प्लस इन्होंने काफी हद तक सीएनजी की व्हीकल्स लॉन्च की है, इलेक्ट्रिक रिक्शा भी लॉन्च की है। तो काफी हद तक इन्होंने पेट्रोल और डीजल से भी अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो ये भी इनका एक अच्छा पॉइंट है कि काफी वेल डाइवर्सिफाइड बेस है। प्लस आउटसाइड गुजरात भी अभी ये माल बेच रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि अगले साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय यहाँ पे अगर कोई निवेशक देता है तो और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको FY25 के अर्निंग्स के हिसाब से मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 बहुत ही दमदार और तगड़ा आएगा, तो उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो पहले निवेशक एंटर कर चुके हैं वहां पे थोड़ा सा माल ये निकाल सकते डन। आपका ये एतुल ऑटो पे हमने नज़रिया एक ले लिया। कल सुबह भी हमने आपको नोटिस करवाया था, सुबह भी इनफैक्ट हमने शायद प्रशांत सावंत से ये शेयर पता किया था, सुबह सुबह का सेशन था तब। खैर एनी हाउ, जो भी है सर्किट तो लग ही गया ना, मोटा मोटी 20% शेयर चलने से मतलब है, चाहे पूछें चाहे ना पूछें वो एक अलग बात है। आगे आ जाते हैं। करीब 145 पॉइंट की बढ़त के साथ ना निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई पे आ गया, और ना केवल डेज हाई पे आ रहा है बल्कि वो 24,200 के भी काफ़ी करीब है। फ्यूचर्स तो 24,200 को हो गए हैं पार। हालांकि आज उसकी क्वांटम कम है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि उसके प्रीमियम्स ज़्यादा थे। अब प्रीमियम्स थोड़े श्रिंक हो गए, 120 पॉइंट के प्रीमियम घटकर 60 पॉइंट के हो गए, तो इसलिए 60 पॉइंट पीछे चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसने भी 200 पार कर लिया, ये पहले 200 भी नहीं चल रहा था, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे बाकायदा, इसने 52,500 को वापस से रीगेन कर लिया, और ना केवल क्लोज अच्छे से रीगेन किया बल्कि क्लोज भी उसके ऊपर कर रहा है। और HDFC बैंक बाकायदा डेज हाई पे है। एक बार दिखा दो जरा HDFC बैंक भी, तो ये भी दिखाओ। और साथ एक ना IT इंडेक्स भी दिखाना, निफ्टी का IT इंडेक्स, निफ्टी का IT इंडेक्स। ये नीचे जो टिकर टीम ने फिर से चला दिया शिखर से दूर। अभी कितना हम चलाएंगे शिखर से दूर में, तो यही समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको बताएं और कैसे दिखाएं। अब जब भी चलेगा तो शिखर ही बनाएगा वो, और नीचे जाएगा तो शिखर घटेंगे ना, तो जाते ही नहीं नीचे, तो शिखर तो अपने अभी बने ही रहा है। अब उसमें जब 10 पॉइंट जोड़े या 20 पॉइंट जोड़े, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑलरेडी डेज हाई पे काम कर रहे हो, मार्केट हाई पे कर रहे हो। ये निफ्टी का IT इंडेक्स है, ये भी करीब 2% ऊपर है। तो आपने देखा भी होगा, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने IT के शेयर्स भी आपको चुन चुन के दिए हैं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इन सभी शेयर्स का, और जहाँ जहाँ मोमेंटो है वहीं वहीं आपके सामने शेयर्स लेके आते जाएंगे। एक और शेयर भी है मेरे को, तो देखो मैं आपको एक और बात सच्ची बता दूँ, मेरे पास ज़्यादा शेयर है भी नहीं बताने के लिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे ढूंढ के बताइए, मैंने अभी आधा घंटा लगाया, मेरे को सिर्फ 3 ही शेयर मिले थे। एक वर्धमान होल्डिंग्स मिला, वो अभी उतना पका नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। दूसरा मेरे को मिला था ये शूज़ वाली का, माफ़ कीजिए, ये वाला शेयर हैथवे, तो वो मैंने पूछ लिया सोनी पटनायक से। तीसरा SRF मिला था, वो मैंने पूछ लिया। एक शेयर मेरा पुराना ही है, कैंपस एक्टिव वेयर, वो मैं पता कर लेता हूँ। मैं तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ, इसलिए कोई आदमी ऐसा ना पूछे कि मैं एक ही शेयर बार बार पूछ रहा हूँ। मेरे पास शेयर नहीं है बॉस पूछने के लिए भी, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से बहुत ही सेगमेंटेड है, बहुत ही कैलकुलेटेड होके चल रहा है। एक बार श्रीकांत सर आप ही देखेंगे, कैंपस एक्टिव वेयर के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, 294। सुबह मैंने पता किया था तब 289 था, तभी हरे निशान में नहीं आया था। देखो उसके बाद 10 बजे के बाद एक खिंचा, और बाकायदा अभी भी हरे निशान में 2-2.5 रुपये ऊपर है। मेरा अपना टारगेट है 300 प्लस का, और मेरे को लग रहा है बजट से पहले आएगा। शूज़ वाला सेगमेंट काफ़ी एक्टिव है, हमने बाटा भी आपको नोटिस करवाया था, सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी दी थी। ठीक है, अब मेरे को जरा आप देख के बताइए सर, इसमें पोजीशंस ले रखी है तो होल्ड करके बैठूं, और अगर नहीं ले रखी तो ले लूं? बिल्कुल। तो देखिए, मेरा एडवाइस भी यही रहेगा कि अगर नहीं लेके रखी है तो लेके रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इस स्पेस में मैंने देखा कि काफी अच्छा बाइंग अट्रैक्शन आते जा रहा है। और सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो कैंपस से हुई है। काफी बड़े वॉल्यूम्स, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम ये स्टॉक में हमने देखे हैं। और इसके बाद के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है। तो जनरली एक बड़ी रैली के बाद एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनता है।
और इसके कंसोलिडेशन के बाद इसमें वापस एक अपवर्ड ब्रेकआउट बनेगा जो लगभग इस स्टॉक को 330 से लेकर 350 तक के लेवल तक भी लेके जा सकता है। डिम्पी सर, आप लोगों ने इसमें एक बड़ा सेल ऑफ देखा था, यानी कि 600 रुपए से स्टॉक लगातार गिरते गिरते 200 रुपए तक आया था। तो उसका अगर ये पुल बैक भी करता है, अगर 50% रिट्रेसमेंट भी अगर करने जाता है, तो भी इसके भाव, इसके जो रेट्स है वो 400 रुपए के करीब जा सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा करंट लेवल से भी इसे बिल्कुल खरीदा जा सकता है। थोड़ा एक पोजिशनल व्यू रखिए, पोजिशनल नजरिया रखिए, हमें लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स इसमें देखने मिल सकते हैं। लग रहा है कि 400 रुपए तक के दायरे खुल रहे हैं कैंपस एक्टिव के। 300 रुपए के आसपास के भाव हैं। आज 300 रुपए 60 पैसे का इसने हाई बनाया है। 1% के आसपास की तेजी कैंपस एक्टिव में। लेकिन एक बार फिर से जरा लौटेंगे पीवीआर की तरफ, क्योंकि 5% की तेजी है। 2.5% ये गिरा था शुक्रवार को, आज उसकी भरपाई हुई और 2.5% और चल गया, 5% ऊपर है। 1500 रुपए का भाव आ गया पीवीआर आइनॉक्स में। सपोर्ट मिल रहा है कल्कि के कलेक्शन से, और सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात कर लें तो 500 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन हुआ है। फिल्म एंथुजियास्ट हमारे इन हाउस एक्सपर्ट प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, क्विकली बताइएगा, थोड़ा समय कम है, किस तरह का प्रदर्शन रहा है और क्या आपको लगता है कि कलेक्शन के आंकड़े अभी और बड़े होने वाले हैं? अभिषेक, और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त कल्कि ने मंडे का जो उसका क्रूशल टेस्ट है वो पास कर लिया है और ज़बरदस्त नंबर्स शाम तक और फिगर्स क्लियर होंगे। अभी भी वर्किंग डे के बावजूद मंडे भी ऑक्यूपेंसी जो है वो बहुत ही शानदार है। लेकिन मैं अगर 4 दिनों के आंकड़े की बात करूं, रविवार तक के आंकड़े की, तो पूरी दुनिया में 500 करोड़ की कमाई ये कर चुकी है अकेले हिंदी वर्जन से। जबकि हिंदी वर्जन में लिमिटेड रिलीज हुई थी, उतने बड़े पैमाने पर नहीं रिलीज हुई, उसके बावजूद हिंदी वर्जन से इसने लगभग 110 करोड़ की कमाई कर ली है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो ये आंकड़ा 300 करोड़ के पार जाता है। इसमें हम नॉर्थ अमेरिका और कनाडा को जोड़ दें तो अकेले वहां पे 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म पूरी तरह से 500 करोड़ के पार जा चुकी है। 600 करोड़ का बजट है और भरपाई मुझे लगता है कि आज या कल में ये अपने बजट की कर देगी और इसके बाद इसके प्रॉफिट की यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से इस फिल्म को लेकर रिव्यूज सामने आए, जिस तरह से खास तौर पे फाइनल्स के बीच सबसे बड़ी बात अभिषेक देखना ये रहा कि बीच फाइनल में संडे को जिसने इस तरह से प्रदर्शन किया ये किसी को उम्मीद नहीं थी। 40 करोड़ के करीब अकेले हिंदी वर्जन में इसने बटोरे और इस तरह से कल्कि की अभी तो आने वाले हफ्तों में कोई बहुत बड़ी फिल्म टक्कर नहीं देने वाली है। तो ये मान के चला जाना चाहिए कि ये और ज्यादा हो सकता है कि 700, 800 करोड़, 1000 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर ले जाएगी। 1000 करोड़, देखते हैं ये कारवां कहां तक जाकर रुकता है। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका। तो कल्कि का ये प्रदर्शन, आपको बता दें कि पीवीआर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही किया है। अगर आप इस साल देखेंगे उसके ट्रिगर्स बहुत सारे रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन था, आईपीएल था, T20 वर्ल्ड कप था, अब ये सारे पीछे चले गए। यहाँ से अगर कल्कि का प्रदर्शन अच्छा रहता है, बाकी भी वोल्वराइन, डेडपूल, कुछ अंग्रेजी मूवीज भी हैं, तो फिर पीवीआर आपको शायद और ऊपर के भाव दिखा दे। 1500 पर ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से उनके BTST ट्रेड समझेंगे और एक और सेगमेंट जिस पर हम अविनाश जी से राय चाहेंगे वो है स्पिनिंग वाला कंपनीज, यानी कि धागा बनाने वाली। आज धागा खोल दिया है, बड़ी बड़ी तेजी हो रही है, क्यों हो रही है उस पर भी राय लेंगे। In association with State Bank of India, the banker to every Indian. मैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफा। तो देखिए पालविया के पटाखे शेयर्स सिर्फ ET Now स्वदेश पर। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। शो शुरू किए करीब 45 मिनट का समय हो गया है, लेकिन अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो लेवल्स में कोई परिवर्तन नहीं है। 24,150 के आसपास टिका हुआ है। हाँ, निफ्टी बैंक
इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो 200 अंक ऊपर था, अब जो उसकी बढ़त हो गई है वो हो गई है करीब करीब 250 अंकों के आसपास की। और उसके पीछे की वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर 1.25% मजबूत है, 1700 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। 3:15 बज गए हैं। एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट से बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड समझ लेते हैं और शुरुआत करेंगे सोनी जी आपसे। बताइए क्या एसटीबीटी या फिर बीटीएसटी आपके ट्रेड्स कौन से हैं, कहां पर पैसे बनेंगे कल के सत्र में? अभिषेक जी, यहाँ पे 2 बीटीएसटी ट्रेड्स रेकमेंड करना चाहूंगी। पहला रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस में। हमने देखा है कि टाटा कम्युनिकेशंस 1800 के रेंज को एक अच्छे सपोर्ट के साथ यहाँ पे होल्ड कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है 1840 से 1860-70 के रेंज पे। सो टाटा कम्युनिकेशंस करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए 1830 का और टारगेट रहेगा 1900। सो टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है और एक फ्यूचर्स में आप बाई कर सकते हैं 1830 स्टॉप लॉस के साथ और 1900 का यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। दूसरा पिक रहेगा कैपिटल गुड्स स्पेस में से। कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव रोल ओवर्स देखने को मिला है जून से जुलाई सीरीज। सो हम अगर स्टॉक्स देखेंगे तो सीमेंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और यहाँ पे है एबीबी, 3 स्टॉक्स में बहुत अच्छे रोल ओवर्स है। सो यहाँ पे बीटीएसटी रेकमेंड करना चाहूंगी। एबीबी फ्यूचर्स में 8635 यहाँ पे चल रहा है, करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। 8570 स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए और टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 8680, 8700। सोनी जी जरा एबीबी के लेवल जरा फिर से रिपीट करेंगे आप, स्टॉप लॉस के और टारगेट के? फ्यूचर्स में आपको बाई करना है। यहाँ पे फ्यूचर्स में प्राइस चल रहा है 8635 का, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 8570 स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में और टारगेट यहाँ पे रहेगा 8680, 8700। ठीक है, तो एबीबी इंडिया फ्यूचर्स के भाव दिखाइए। फ्यूचर्स के भाव दिखाएंगे तो लेवल्स के हिसाब से आपको चीजें ठीक दिखेंगी। 8570 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है एबीबी में और टाटा कम्युनिकेशन के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1830 रुपए का टाटा कम्युनिकेशन में। तो ये 2 शेयर हैं, आप अपने रडार पर रखिए। बीटीएसटी के लिहाज से टाटा कम्युनिकेशन का जो लक्ष्य होगा वो होगा 1900 रुपए का। 1856 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2 बेहतरीन सौदे आपके लिए सोनी की तरफ से। श्रीकांत जी, आपने क्या खोजा है सर, कहां पर आपको मजबूत मोमेंटम, बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है? तो अभिषेक जी अगर यहाँ पे देखें तो वैसे कई सारे मिड साइज स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बन रही है। कई सारे स्टॉक अपने ब्रेकआउट के करीब है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जोमैटो पे एक लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। 204 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल फॉर्मेशन देखिए तो पिछले 3 या 4 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि स्टॉक वापस से एक बार 210 से लेकर 220 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी अच्छे मोमेंटम में है। करंट लेवल से जोमैटो को खरीदे, स्टॉप लॉस रखे एट 199 रुपीज का। टारगेट्स नजर आते हैं 215 रुपए के। तो 15 रुपए का टारगेट होगा जोमेटो के लिए। अगर आप आज देखेंगे तो शुरुआत इसकी कमजोर हुई थी और कमजोर शुरुआत के बाद नीचे से 10 रुपए का सुधार है। जोमेटो में 204 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। 194 रुपए 65 पैसे का आज इसका निचला स्तर है और वहां से रिकवरी बहुत अच्छी है। इस रिकवरी को आप प्ले कीजिए, राइड कीजिए 215 रुपए के टारगेट के लिए। ये होगा श्रीकांत जी की तरफ से ये ट्रेड। अविनाश जी, स्पिनिंग वाले शेयर आप देखिए, आप देख भी रहे होंगे सर, क्या बड़ी बड़ी तेजी हो रही है। इंडो काउंट अगर आप देखेंगे, नाहर स्पिनिंग, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। जरा बताएंगे सर क्यों ये चल रहे हैं? क्योंकि ये एक दिन वाली तेजी नहीं है, इनमें हम देख रहे हैं कि रह रहे कि अच्छी तेजी बन रही है। क्या कुछ टेक्सटाइल को लेकर पीएलआई की बात हो रही है, क्या उसका असर है या कुछ और ट्रिगर बनते हुए आप देख रहे हैं? कोई शेयर है जहां पर आपको लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निवेश के मौके बन सकते हैं? मेरे ख्याल से देखिए कॉटन की कीमतें काफी सॉफ्ट हो चुकी है, तो पहले तो रॉ मटेरियल का कंफर्ट है और दूसरा जैसे आपने बोला कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी कंपनियां हैं, जैसे कि इंडो काउंट बड़ी मात्रा में यूएस होम टेक्सटाइल मार्केट को केटर करता है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो कंपनीज होम टेक्सटाइल में काम करती है, जैसे बड़े में इवन अरविंद है
जो इंडो काउंट है वो तो काफी बड़ा प्लेयर है होम टेक्सटाइल्स में, वेल्सपन भी काफी बड़ा प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज को एक तरीके से रॉ मटेरियल का कंफर्ट मिल रहा है, वापस यूएस का मार्केट तेज हो रहा है, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है होम टेक्सटाइल्स के लिए। और अगर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंसेंटिव्स देती है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 सालों के लिए इनको काफी अच्छा एक बूस्टर शॉट मिलेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे सेक्टर्स को वो बूस्ट करे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी है, क्योंकि देखिए टेक्सटाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आई थिंक हमको बजट तक वेट करना पड़ेगा, बट अगर ये पीएलआई का स्कीम आता है तो डेफिनेटली कंपनीज लाइक अरविंद, उसके बाद इंडो काउंट, उसके बाद वेल्सपन, ये सारी कंपनीज पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे, प्रोवाइडेड कॉटन की अवेलेबिलिटी जो अभी है वो वैसे ही रहेगी। कितनी चर्चा हो ही रही है, सब कुछ बजट स्पेसिफिक ही हो रहा है मार्केट के अंदर, तो शुगर वाले स्टॉक्स को ना भूलिएगा आप। एक राउंड की तेज़ी हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन ये फिर से चल सकते हैं शेयर। आज मैंने सुबह आपको एक बजाज हिंदुस्तान भी नोटिस कराया था, बाकायदा इस समय डेज आई पे आ गया वो 3% ऊपर। वैसे देखा जाए तो 40 रुपये के शेयर में 3% कुछ भी नहीं होता, वो पैसों में ही कैलकुलेटेड है, लेकिन फिर भी वो शेयर अगर डेज हाई पे है और ये वैसे भी बड़ा बढ़िया अच्छा रखने वाला शेयर है, ये देखिए बाकायदा 3% ऊपर है ये। ठीक है, एक काम करता हूँ, जरा श्रीकांत से पता कर लेता हूँ। श्रीकांत जी, 48 का मेरा टारगेट है बजट से पहले का, आ जाएगा क्या? और आज का जो ये प्राइस मोमेंटम और वॉल्यूम जुड़ा है, करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर इसके अंदर जुड़े हैं, ये कुछ नोटिस होता है आपको इसमें? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल फॉर्मेशन तो इसका काफी अच्छा है। एक बड़ी रैली हमने देखी थी 28 रुपए से लगातार बढ़ते हुए स्टॉक 44 गया था, और 44 के बाद इसमें जो करेक्शन हुआ है वो शैलो करेक्शन है। तो इसका इंडिकेशन यही है कि वापस यहाँ पे बेस बना के वापस इसमें रैली बनेगी। बिल्कुल 41-42 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक 48 से लेकर 50 के लेवल्स दिखा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो काफी कम है वॉल्यूम एज कंपेयर टू लास्ट लेट्स से 15 डेज, बट इट्स गुड कि करेक्शन के बाद भी अगर स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स अगर नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि सीलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, और जब भी अगर इसमें मोमेंटम बनेगा तब हमें लगता है कि इसमें वापस से अच्छा खासा एक बिल्टअप देखने मिलेगा। तो ओवरऑल तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉप लॉस ही अगर रखना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 38 रुपए का, और टारगेट्स रखे 48 से लेकर 50 रुपीज के। आप सर 48 तक का कह रहे हैं और 38 तक का हम एक स्टॉप लॉस भी रख लेते हैं। देखिए ये कंपनी को ना आप एक दिन में चमत्कार करते हुए ना देखें, ये थोड़ा धीरे धीरे चलेगा बट बढ़िया चल सकता है। एक और शेयर मेरे लिस्ट में है जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल। ये एक पासपोर्ट बनाने और इस तरह की सर्विसेज देने वाली कंपनी है। एक बार सोनी आप जरा इसको चेक करेंगे, कैश का स्टॉक है BLS इंटरनेशनल, ये 5% ऊपर डेज हाई पे बंद हो रहा है। इसका बढ़िया एक ब्रेकआउट है, तो ये मान लो इसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन है कि अभी रुकना पे थोड़ा सा और। जी, यहाँ पे ब्रेकआउट डेफिनेटली आया है और कैश में हम वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आया है, सो इसको होल्ड कर सकते हैं। एक बार हायर साइड ऑफ 400 को टेस्ट कर सकता है चार्ट्स के अनुसार, और जहां पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो है 355 करंट लेवल से, सो होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी जो लेकर रखे हैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 355 पे, वो अपसाइड टारगेट यहाँ पे आपका 400 बैठेगा। वैसे मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले हमने आपसे हैथवे पता किया था, वो हैथवे अब मैम 22.5 का हो गया है, और आप कह रहे थे ना एक बार 22.50 पार हो जाएगा तो बढ़िया मोमेंटम आ जाएगा। हम वेट कर रहे हैं, आज तो मेरे को लग रहा है शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन कल हो सकता है गैप के साथ भी कर दे ये शेयर। तो 22 रुपये के ऊपर आके आज क्लोजिंग मिल जाती है तो गैप के साथ ओपनिंग करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है, और कुछ नहीं है। बट मैं फिर से बोलूँगा, अपने रिस्क रिवार्ड अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कीजिएगा। हम अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी दे देते हैं कि हम तो सिर्फ डाटा और सिर्फ चार्ट पैटर्न को देख के शेयर पूछ रहे हैं। आगे एक्सपर्ट्स आपको बता रहा है और एक्सपर्ट्स के हिसाब से आप उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो आपका रिस्क रिवार्ड जस्टिफाई है। ठीक है जी, इस साफ साफ हम क्लियरली कर देते हैं। एक बार चला दीजिए प्रोड्यूसर साहब स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चैनल वाला, जो हम बार बार आपको बताते हैं, ताकि कोई भी स्टॉक कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि आपने बताया था तो हमने किया। भाई आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लेना, हम छांट पांट के आपके सामने शेयर रखते हैं सारे के सारे। 3 मिनट बाद बाजार बंद हो जाएगा। वैसे तो 1-2 शेयर मेरे को और पता करने थे, लेकिन अभी इसको छोड़ ही देते हैं, ज़्यादा शेयर नहीं पता करते और फ़िलहाल क्लोजिंग की तरफ ही बढ़ जाते हैं। चलिए फिर
ठीक है, क्लोजिंग की तरफ ही चेक करते हैं। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखें 129 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी क्लोज कर रहा है। 2 पॉइंट इसके अंदर नोटिस करने वाले हैं। पहला, फिर से बैक टू बैक आप 24,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हो। आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे वाला दिन भी आपने 24,000 के ऊपर क्लोज किया था, फिर से 24,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, आपने 24,200 भी नहीं पार किया, एक रेजिस्टेंस के तौर पर खड़ा रहेगा। इससे पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। तीसरा पॉइंट, बाजार को ना ही कोई प्रॉफिट बुकिंग का मूड में जाना है, ना ही इसको कोई थकना है, ना थकावट है। ये साइडवेज में भी 100 पॉइंट जोड़ रहा है। अभी देखो ना, कोई कहता है ये मार्केट साइडवेज है, अरे भाई साहब साइडवेज में भी निफ्टी के 100 पॉइंट जोड़ देता है। ये साइडवेज होते भी बैंक निफ्टी के 200 पॉइंट जोड़ रहा है। ये खिसक खिसक के भी 1000 पॉइंट जोड़ दे, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्रेसिव शॉर्ट, बाजार बहुत चल गया मैं इसलिए शॉर्ट करूँगा, बाजार में गिरावट आएगी मैं इसलिए बहुत बड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ये ऐसी धारणाएं मत पालो भी मार्केट के अंदर। पहले सपोर्ट तो टूटने दो, तभी तो पता लगेगा कि शॉर्टिंग करनी हुई है कि नहीं करनी है। अभी तो सपोर्ट ही नहीं टूट रहे, नए रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर रहा है। अगर 15-20 मिनट बाजार और चलता ना तो हमारी टिकर टीम हटाती भी नहीं कि बकायदा हम कितने दूर है शिखर से, वो चलाए भी रखते और दिखाए भी रखते कि हम शिखर से कितने दूर है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको फिर से एक वाइप चलानी पड़ जाती मार्केट नए शिखर पर। तो मार्केट थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहिएगा, वॉल्यूम थोड़ा चेक वक करके अपने हिसाब से देख के रखेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंडेक्स के अलावा भी मिलती रहेंगी। इंडेक्स में मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ा मूवमेंट खास कोई आने को है। एक और पॉइंट है, थोड़ा सेलेक्टिव रहिएगा बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स में, जहाँ पे भी खबर चल रही है। आजकल तो बजट का हिसाब किताब ये है, किसी के पास कोई वैसी खबर भी है ना, भले कन्फर्मेशन ना भी हो या कच्चे सोर्स से भी आई हो, अगर वो खबर मार्केट के अंदर आती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है उसके अंदर। तो इस चीज़ के थोड़ा ध्यान रखिएगा। पता लगे बाय ऑन रूमर्स तो हो रहा है तो सेल ऑन न्यूज़ भी होता जाए, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखने की बात है। एक अवंती फीड्स नाम की कंपनी है, मैं उसको एक्चुअली में पूछना चाहता था अविनाश सर से, लेकिन अभी समय नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो कल आप इसको ज़रूर शेयर को हम ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ ध्वनि पटेल थी, उनका ट्रेड था अवंती फीड्स। ये भी वही शेयर है जो बजट ओरिएंटेड है, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई कंपनीज पे है। आज सुबह अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़े थे, आपको ध्यान होगा, तो उन्होंने कहा था जो फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनीज है ना उस पर ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा ब्रैकेट है, उन्होंने एक कंपनी का नाम बोला था फूड्स एंड इन करके, 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है, 350-400 करोड़ का डेट है उस पर। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया नहीं ये डेट वेट तो जो वर्किंग डेट है, तो हमने वो देखा भी, वो बाद में ठीक भी रहा। अब आते हैं एडवांस डिक्लाइन पे, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 1700 वर्सेस 700 शेयर है, तो एडवांस डिक्लाइन ओके। बाजार के अंदर जब आप खुले थे तो 24,000 के लेवल लेके खुले थे, 112 पॉइंट जोड़ के आप 24,120 के ऊपर क्लोजिंग कर रहे हो, ओके। ये कुछ अलग अलग थेमेटिक शेयर्स मार्केट के अंदर चले। आज बड़े शेयरों के अंदर आईटी और बैंक्स दोनों का बोलबाला रहा, अच्छे शेयर्स चले। HDFC चला। आज का दिन थोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए फर्स्ट हाफ में क्या मैं बोलूँगा थोड़ा पहला ठीक था, लेकिन उसके बाद इसने अपनी गति को रोक दिया। ये टूटा नहीं है, 8 रुपये टूटना रिलायंस इंडस्ट्रीज का टूटना नहीं होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टूटा तो कम से कम 3000 तक पहुंचे, तब जाके कहेंगे कि हाँ जी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। स्पीड से चला हुआ शेयर है बट थोड़ा हॉल्ट है इसका। ये दोनों बड़े खतरनाक शेयर हैं, आप ध्यान रखिएगा। 17-20 के ऊपर नया ब्रेकआउट आ जाएगा HDFC के अंदर, फिर आप चाहकर भी बैंक निफ्टी को जल्दी नहीं नीचे नहीं कर पाएंगे। फिर डिप की तो बहुत दूर की बात है, जैसे सोनी पटनायक आपको बता भी रही थी कि डिप तो आ ही नहीं रहा, ना आएगा शायद। ठीक, तो थोड़ा बी अवेयर, सावधान, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मैंने नोटिस करवा दिए हैं। आज के जो सुपरस्टार हैं वो सारे के सारे आपने देख ही लिए होंगे, स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब हमारे फायर कर रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूँ टेक महिंद्रा, विप्रो, ये 2 ऐसे शेयर्स हैं जो IT गई हैं और आज बढ़िया चले। विप्रो का ना एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इन्वेस्टर्स को ना होल्ड करना चाहिए विप्रो। कल परसों इसके बारे में और पता करेंगे, आज तो मौका नहीं रहा पता करने का, कल और पता करेंगे। विप्रो के अंदर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और इस बार की बड़ी रैली हो सकता है IT द्वारा ही आ जाए, तो बड़ी बात नहीं है हाँ, बट आप थोड़ा ध्यान से, शांति से और वित्तीय सलाहकारों को कॉन्फिडेंस में लेके काम कीजिएगा जो करना है। NTPC 2%, आइशर SBI करीब आधा 0.25% नीचे जाके बंद हुए हैं। ठीक है जी, 3:03 हो गई हैं ऑलमोस्ट, तो धन्यवाद करने का समय भी आ गया। सोनी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर? नहीं डीपी जी, यहाँ पे हमने जो भी रेकमेंड किया है, कोई भी पर्सनल अकाउंट होल्डिंग किसमें भी नहीं है। और एक बस ऐड करना चाहूँगी ऑब्जर्वेशन कि ABB का BTST जो हमने दिया था वो करीबन टारगेट के पास ही आ गया है। 8705 फ्यूचर्स में हाई भी मारा है, सो काफ़ी अच्छे से वही एक स्टॉक अभी चल गया। ठीक है, डन। ABB, वैसे मैं आपसे जैकॉब भी पता करता, मेरे को राहुल जी ने मैसेज करके बताया कि जैकॉब बढ़िया शेयर चल सकता है,
मैंने एग्जैक्टली देखा, लेकिन तब तक मैं आपसे पूछता तब तक वो बहुत चल भी चुका था। वो 411-12 का हो गया, 400 का शेयर था जब मैंने नोटिस किया, तो 12 रुपये चलने में पूछना बनता नहीं। ठीक है, आपने अच्छा डिस्क्लोजर दे दिया है, मैंने भी आपकी तरफ से एक और डिस्क्लोजर डाल दिया। श्रीकांत सर, आपका कोई डिस्क्लोजर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जितने भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हम डिस्कस करते रहते हैं, तो पॉसिबल है कि उनके पास इन सभी स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है और हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी इनकी पोजीशन शायद हो सकती है, लेकिन मेरे पर्सनल अकाउंट में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है। नहीं, ठीक है। अविनाश सर, आपका तो खैर डिस्क्लोजर हमेशा ही रहता है और आप बताते ही सारा फंडामेंटल है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। अच्छा, चलते चलते ना सर, मेरे मन में टीस रह जाएगी, कल तक मैं उसको रोक ही नहीं पाऊंगा, इसलिए चलते चलते पूछ लेता हूँ। सर, कोई अच्छा यंग मिनिस्टर आ जाए, नया पोर्टफोलियो मिल जाए, उसको कुछ करके दिखाने वाली वो उसकी झलक उसके चेहरे पर आए, जैसे चिराग पासवान की मैं बात बोल रहा हूँ मैं, उसके पास ना फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री आई है और ये अवंती फीड्स और ये सब के सब ना सर उन्हीं के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। कितना फर्क पड़ता है सर एक दमदार मिनिस्टर और उसकी अच्छी छवि का? तो देखिए, मेरे ख्याल से मिनिस्टर से ज्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच है और जो मोदी जी की सोच है, मेरे ख्याल से फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर अनाउंसमेंट आपको शायद इस बजट में आ सकता है। और अवंती फीड्स तो काफी प्रोमिनेंट प्लेयर है, मरीन सेक्टर में काम करता है, तो एक्वा कल्चर को लेके काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। तो वैसे भी अवंती फीड्स एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आपके जो निवेशक है, अगर इनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निवेश करना है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी कंपनी है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी है और यूएस मार्केट जो इनका बड़ा मार्केट है वो बहुत समय के बाद अभी टर्न अराउंड हो चुका है। तो आई थिंक डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ सकता है अगर नजरिया 6 से 12 में। ठीक है, अविनाश सर को डिस्क्लोजर होगा आपका? देखिए, जो भी स्टॉक्स डिम्पी हमने आपके शो पे कहे हैं वो हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को भी हमने रेकमेंड किए, बट पर्सनल कैपेसिटी में मेरी कोई भी पोजीशन इन शेयर्स में नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से सबका डिस्क्लोजर भी हो गया और सभी ने बता दी कि क्लाइंट्स के पास हो सकता है, उनके पास पर्सनल अकाउंट्स में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आज आपने समय निकाला, और ध्वनि पटेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी पहले हमारे लिए समय निकाला था। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, नमस्कार।